Good morning. Welcome back. My today's topic is France becomes a constitutional monarch. इस हेडिंग पे जाने से पहले मैं ये डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि लुई 16 जो था वो नेशनल असेंबली की पावर को मानने के लिए रेडी हो गया था और उसने बोला था कि ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मैं आपका साथ दूंगा, है ना। अब वो क्यों माना वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा था कि किस तरीके से पेरिस के जो सिटीजन थे वो बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो चुके थे, वो बहुत ज्यादा जैसे वहां के मैनर थे तो उन पे अटैक कर रहे थे, वेस्टाइल पे अटैक वो कर चुके थे। तो इससे परेशान होकर राजा को ये चीज तो समझ में आ गई थी कि अब मेरी पावर बचने वाली नहीं है, तो हाथ खड़े कर देने चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए कि हाँ भाई आपको जो बनाना है वो बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया जा रहा था नेशनल असेंबली के द्वारा, तो उसके अंदर मोनार्की वर्ड डाला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया जा रहा है बट मोनार्की वर्ड डाला गया, मतलब कहीं ना कहीं राजा की पावर को भी मेंशन किया गया है। कैसे, थोड़ा सा अपन डिटेल में आज चल रहे हैं। The National Assembly completed the draft of the Constitutional in 1791. हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया था नेशनल असेंबली ने, पूरी तरीके से ड्राफ्ट कर लिया, और वो कब कंप्लीट किया? 1791। ये क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिमाग में ईयर रखना ही है, ठीक है। Its main object was to limit the powers of monarch. अब नेशनल असेंबली के पीछे मेन मोटो क्या था कि जो मोनार्क की पावर है, जो सम्राट की पावर है, जो राजा की पावर है, उसको लिमिट में रखना, सारी पावर उसको नहीं देनी है। It assigned to different institutions like the legislature, the executive and the judiciary. अब क्या हुआ कि पूरी तरीके से ये जो सिस्टम बनाया गया, पावर को सेपरेट किया गया, वो 3 चीजों में हुआ। पहला द लेजिस्लेचर, दूसरा द एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा जुडिशरी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है ना कि ये जो 3 पार्ट में पावर को डिवाइड किया गया है, ये कौन से थिंकर ने या फिर फिलोसोफर ने ये आइडिया कौन सी बुक में दिया था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब पावर को क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। अब क्या है ये सिस्टम, ये समझने से पहले मैं ये इन पॉइंट्स पे जाना चाहूंगी, है ना। देखते हैं, फ्रांस की जितनी भी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एक्टिव सिटीजन्स और दूसरा पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में क्या किया? A man about 25 years and paid taxes equal to 3 days laborer wages. अब एक्टिव सिटीजन मतलब क्या? सारे मैन, नॉट वुमेन, है ना, सिर्फ मैन जो कि 25 years above है, एंड दोज हु आर कैपेबल किसमें? 3 days लेबरर वेजेस देने में, एज अ टैक्स देने में जो समर्थ होंगे वो ही एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे और उनको ही वोटिंग का राइट है। वापस रिपीट करती हूँ, 25 years से ऊपर वाले मैन और साथ ही साथ में जिनका टैक्स देना, मतलब जो किसी भी एक लेबरर या वर्कर के 3 दिन की सैलरी को एज अ टैक्स पे कर सकता है, उसको ही वोट देने का राइट है ना। तो वोट कौन करेंगे? सिर्फ एक्टिव सिटीजन। और पैसिव सिटीजन कौन हो गए? द रिमेनिंग मैन एंड वुमन। अब बचे हुए जितने भी मैन हैं जो कैपेबल नहीं है पे करने के लिए टैक्सेस 3 दिन का, और जो 25 years के नहीं है, ठीक है, वो सारे मैन और सारी वुमन, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वुमन तो सारी ही कौन से सिटीजन में आई? पैसिव सिटीजन। अब यहाँ पर आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान सोसाइटी है? ये इन चीजों से समझ में आया। आई होप एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ इस पोर्शन पे, ठीक है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। अब थोड़ा सा नीचे से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव सिटीजन मैंने लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इनको क्या है? वोटिंग राइट है, वोट दे सकते हैं। एक्टिव सिटीजन 25 years अबव, और जो 3 दिन के वेजेस
एज अ टैक्स दे सकते हैं। तो वो हो गए एक्टिव सिटीजन। अब इन एक्टिव सिटीजन में से कुछ सिटीजन्स जो थे वो बहुत प्रॉस्परस थे, जो बहुत ज्यादा टैक्स दे सकते थे, समर्थ थे। तो ऐसे सिटीजन क्या हुए, तो वो इलेक्टर्स कहलाए। ऐसे इलेक्टर्स थे 50,000 मैन, है ना। एक्टिव सिटीजन्स तो बहुत ज्यादा थे, बट ये इलेक्टर्स जो थे वो टोटली कितने थे, 50,000 मैन थे जो इलेक्टर्स थे, जो 3 डेज का जो लेबर वेजेस होता था उससे ज्यादा थोड़ा पे करते थे। ठीक है, तो अब इसमें से भी जो लोग बहुत ज्यादा प्रॉस्परस थे और जो हायर लेवल का टैक्स पे करते थे और बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ जीते थे, वो सब नेशनल असेंबली के मेंबर्स बन जाते थे। आई रिपीट, इलेक्टर्स में से भी जो लोग बहुत अच्छी टैक्स पे कर सकते थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन जाते थे, और वो टोटल कितने थे, 745 मेंबर्स। ये लोग क्या करते थे, लॉज बनाते थे, है ना, कि हमें किस तरीके से कानून बनाना चाहिए, या कोई भी कानून बन रहा है तो उसका क्या असर सोसाइटी पे पड़ेगा, ये सारा विचार विमर्श कौन करते थे, नेशनल असेंबली के लोग। ठीक है, अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली में से कुछ लोग जो थे वो मिनिस्टर्स बन गए। भाई 745 मेंबर्स है, उसमें से कुछ लोग क्या बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, और कुछ लोग जो थे वो नेशनल असेंबली में ही रहे। ठीक है, अब ये नेशनल असेंबली क्या करती थी, किंग के पावर को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। किंग के पावर को क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। अब नेशनल असेंबली के अंदर कोई भी लॉ निकाला गया है, मैं तो कह रही हूँ कि मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, ठीक है, तो इस असेंबली के द्वारा क्या होता है, नियम निकाल दिए जाते हैं, बट एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव मतलब काम कौन करेगा, तो ये जो मिनिस्टर्स है इसके अंडर में जो और मिनिस्टर्स है या ऑफिसर्स है वो सारा काम करेंगे कि यहाँ गली गली गाड़ी पहुंचानी, तो इतनी गाड़ियों का बंदोबस्त, वापस जो कचरा आ रहा है वो कहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से रिसाइकल किया जाएगा, ये सारी प्लानिंग कौन हमेशा करता है, एग्जीक्यूटिव की टीम। लेजिस्लेचर क्या है, नियम बनाने वाले, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव क्या, उन नियमों को के ऊपर काम करने वाले लोग। तो इस तरीके से क्या होता था कि वो एग्जीक्यूटिव में आता था। ठीक है, तो कुछ लोग मिनिस्टर्स बन गए। अब किंग का क्या रोल है भाई यहाँ पे, किंग का बिल्कुल वही रोल है जो इंडिया के प्रेसिडेंट का रोल है। मीन्स कोई भी लॉ बनाया गया है वो पीएम और उसके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है, तो उसको देखना, समझना और साइन करना, मतलब उसके साइन के बगैर अप्रूवल नहीं होगा। अब साइन तो क्योंकि किंग अब क्या है, बिल्कुल पावर खो चुका है, तो उसको तो साइन करना ही है। नेशनल असेंबली के हर पेपर पे चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उसको क्या करना पड़ेगा, साइन करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया किंग की पावर कम। नेशनल असेंबली के पास पूरी पावर है कि वो कोई भी नियम निकाल सकते हैं। ठीक है, मिनिस्टर्स के पास वो पावर है कि निकाले हुए नियमों को पूरी तरीके से देश में लागू करवाना, बट वो लागू कब होगा, जब किंग क्या करेगा, उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, और न चाहते हुए भी किंग को क्या करने पड़ते थे, सिग्नेचर। अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या, पूरी तरीके से न्याय तंत्र, जैसे हम बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स या लोकल कोर्ट्स हमारे देश में है, जो क्या करते हैं, अपनी न्याय व्यवस्था को संभालते हैं। उसी तरीके से एक्टिव सिटीजन्स क्या करते हैं, जुडिशरी के लेवल पे जज को वोट करते हैं और एक जज बिठाते हैं कि क्या सही क्या गलत वो डिसाइड करे। तो इस तरीके से क्या हुई, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले किंग होल एंड सोल होता था, सुप्रीम जज भी किंग होता था, रिलीजियस हेड भी किंग होता था, बट अब क्या हुआ, पावर कट गई। एक पॉइंट और, नेशनल असेंबली ने क्या किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से पुरुष को राइट दिए गए हैं और उसका डिक्लेरेशन बताया गया है, कानून में बताया गया है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality of laws, etc. It was duty to state to protect the rights. अब क्या हुआ कि
इस तरीके से फॉर्म किया गया राइट को कि राइट टू लाइफ, फिर फ्रीडम है बोलने के, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का क्या है, पावर है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचार आपके क्या है उसका पावर है, फिर इक्वालिटी ऑफ लॉज, सारे कानून के नियम सभी व्यक्ति के लिए समान है। ये सारा डिक्लेरेशन यहाँ पर बताया गया, वो सिर्फ किसके लिए था, मैन के लिए। तो आपको नहीं लगता वुमेन का भी कोई रोल होगा ताकि इक्वालिटी सबके लिए बराबर है? एग्जैक्टली हम वो आगे वाले कुछ वीडियोस के बाद हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से कानून निकाले गए और उसकी रक्षा करना है तो वो किसकी ड्यूटी बता दी गई, स्टेट की, कि जो राइट निकाले गए हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का पूरी ड्यूटी जो है वो स्टेट की होती है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब आता है तो आपको ये ही वर्ड दिमाग में लाना है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि मोनार्क क्या है, मतलब सम्राट, सम्राट मतलब राजा, और राजा मतलब लुइस 16 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है। अब इसके ऊपर बनता है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ये बन रहा है, हाउ डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किस तरीके से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, ठीक है। तो आपको ये ही आंसर लिखना है। साथ ही साथ में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे किस तरीके से राजा अपनी पावर को वापस लेने के लिए एक नई चाल चल रहा है और उसके साथ क्या हो। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।